भारत में एक तरफ जहां छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास चल रहा था, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। कौन कौन? तो हमने एक पढ़ा 16 महाजनपदों का उदय, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? धार्मिक क्रांतियां, है ना। इसी बीच एक नए राज्य का उद्भव होता है जिसका नाम क्या है? मगध। क्या नाम है? मगध का उद्भव होता है, और मगध के उद्भव की शुरुआत होती है। सबसे पहला वंश कौन सा है मगध में? सबसे पहला वंश है मगध में हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन। क्या है? उदयन। ठीक है। हर्यक वंश के बाद में कौन आता है? नागवंश। नागवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। दूसरा शासक इस वंश का सबसे बड़ा कौन है? नागवंश, संस्थापक है शिशुनाग, और दूसरा सबसे बड़ा शासक है इसमें कालाशोक। कौन है? कालाशोक। इनके बारे में मैंने बता दिया तुमको बरबली। तीसरा वंश जो आता है वो कौन सा है? नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। कौन है? इस वंश का अंतिम शासक है धनानंद, जो अब तक के आए शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे ज्यादा क्रूर भी, जनता को पूरी तरीके से लूटने वाला। दो ही है, पूरी तरह से जनता को लूटने वाला, और इस लेवल पर लूटने वाला कि यहां तक कहा जाता है इतिहासकारों ने कि इसने अपने धन में जो संचय किया था, अपने टैक्स के माध्यम से जो धन का संचय किया था, उस टैक्स के माध्यम से धन के संचय को यानी कि सोने को इसने गंगा नदी में एक सुरंग खुदवा दी थी और उस सुरंग में रखवा दिया था, क्योंकि इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाए। और विद्रोह हो जाए के पीछे का रीजन केवल इतना सा नहीं था कि ये क्रूर था, एक कारण और भी था, ये दासी का पुत्र था। महापद्म नंद दासी का पुत्र था और उसका छोटा भाई है ये, है ना। तो इस वजह से इनको डर भी था, और जब इनको डर था तो क्रूरता के साथ जो है शासन चला रहे थे। धनानंद की दूसरी तरफ देखी जाए तो धनानंद की सेना बहुत ज्यादा विशाल है उस दौर में, इतनी बड़ी सेना है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। और इसी दौर में भारत में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर मकदूनिया का निवासी था। कहां का निवासी था? मकदूनिया। मकदूनिया वर्तमान में कहां पड़ता है? मध्य एशिया में, है ना। और मध्य एशिया से रौंदता हुआ वो भारत तक चला आया था। सिकंदर की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, कम ही उम्र में उसके दिमाग में एक बात छप गई थी कि मुझे विश्व विजेता बनना है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है विश्व विजेता कौन है तो आप सीधा लगा देते हैं सिकंदर, लेकिन क्या वाकई में विश्व विजेता है सिकंदर? सिकंदर वाकई में विश्व विजेता नहीं है। वो तो आप इतना समझिए कि छोटे छोटे राज्यों को रौंदता हुआ केवल भारत तक आ पाया था। छोटे छोटे राज्य कौन से हैं उस दौर में? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले पोर्शन में पड़ते थे। जैसे ही धनानंद की सेना शुरू होती है, धनानंद की सीमा शुरू होती है, तो धनानंद की सीमा शुरू होने के दौरान ही तुरंत सिकंदर की सेना हथियार डाल देती है ना। सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था, धनानंद की सेना के सामने जैसे ही जाता है हथियार डाल देती है सिकंदर की सेना, और युद्ध लड़ने से मना कर देती है और बोलती है मरवाना है तो वैसे ही मरवा दे भाई। किससे लड़वाने लाया है? धनानंद से। मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेना ने हथियार डाल दिए और परिणामतः हतोत्साहित होकर के सिकंदर को भारत से बिना विजित किए ही लौटना पड़ा था, है ना। बिना विजित किए ही लौटना पड़ा था, और लौटने के दौरान उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट रखा था, अलग अलग। यहां एक अलग कहानी चलती है। जैसे ही सिकंदर भारत में एंट्री करता है तो भारत में एंट्री की शुरुआत है उस दौर में पाकिस्तान वाले एरिया से शुरुआत हो जाती है, और पाकिस्तान वाले उस दौर के एरिया में भारत में एक शासक राजपूत शासक शासन करता है जिसका नाम है पोरस। क्या नाम है? पोरस, राजा पोरस, है ना। अच्छा,
एक बड़ी भारतीय इतिहास के साथ एक बड़ी विडंबना है। भारतीय इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति का जो विवरण दिया गया है वो गुप्त युग के बाद मिलता है, गुप्तोत्तर युग में, है ना, गुप्तोत्तर युग में मिलता है, जहां कहा जाता है कि पहली बार जब धरती पर बहुत ज्यादा विनाश होने लगा तो गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति कराई। 4 राजपूतों की उत्पत्ति कराई। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य, है ना, 4 राजपूतों की उत्पत्ति कराई। फिर ये राजा पौरुष को उस दौर में कैसे राजपूत कह रहे हैं, ये इतिहास की विडंबना है, एक पता नहीं है कौन सा इतिहास है ये। खैर उस बात को छोड़िए, आगे बढ़िए। राजा पौरुष के साथ युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। राजा पौरुष के पास बहुत कम सेना है और बहुत कम लिमिटेड सेना को लेकर के सिकंदर से भिड़ गया, और ऐसा भिड़ा कि सिकंदर को लगा कि बस मेरा खेल खत्म, मैं कुछ ही समय का बचा हूं। अंततः हार पौरुष की हुई, जीत सिकंदर की हुई, लेकिन सिकंदर ने जीतने के तुरंत बाद ही पौरुष को अपना मित्र बना लिया और पौरुष के साथ एक संधि की कि मैं जब भारत पर चढ़ाई करूं, भारत को जीतूं, उस दौर में तुम मेरा समर्थन करोगे। पौरुष इसके लिए एग्री हो गया। लेकिन जैसे ही धनानंद का नाम आया सिकंदर की सेना के समक्ष, सिकंदर की सेना ने हथियार डाल दिए। तो अब कौन से भारत पर आक्रमण करेगा? कुछ नहीं। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिकंदर ने भारत से लौटते समय अपने विजित क्षेत्र किसको सौंप दिए थे? तो सिकंदर ने भारत से लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों को अपने मित्र यानी कि राजा पौरुष को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? पौरुष को। क्लियर है? पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, पुरु जिसको पौरुष कहा जाता है, पौरुष का राज्य कहां पर था? तो पौरुष का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। कहां पर था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। मैंने सप्तसैंधव क्षेत्र बताया था, आप लोगों को ध्यान है? सप्तसैंधव क्षेत्र का मतलब क्या था? सिंधु और उसकी प्रमुख 7 नदियां। तो 2 प्रमुख नदियां कौन सी थी उसमें? सिंधु और सरस्वती। और पंचतंत्र की 5 नदियां थी। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम को क्या कहते थे ऋग्वैदिक काल में? वितस्ता। चिनाब को अस्किनी। चिनाब को क्या कहते थे? यानी कि राजा पौरुष का राज्य किन नदियों के बीच में था? तो वितस्ता और अस्किनी नदियों के बीच में। क्लियर है ना? चलिएगा। सिकंदर ने झेलम नदी यानी कि वितस्ता के तट पर पुरु को पराजित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात मैंने तुमको बता ही दी है। पुरु पराजित हो जाने के बाद में क्या करते हैं? मित्रता होती है, और मित्रता होने के बाद में जब सिकंदर भारत छोड़ करके जाता है तो वो अपना साम्राज्य किसको सौंप करके चला जाता है? राजा पौरुष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम, ये कई बार पढ़ चुके हो आप लोग, पाटलिपुत्र है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया आपको। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। दूसरी बात यह है कि भारत में जो सिकंदर का आक्रमण है, तो भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण है एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। क्या ऐतिहासिक परिवर्तन है? एक तरह से गुलाम की दास्ता जी रहा था आम आदमी, क्योंकि जब आप ये समझिए कि धनानंद के शासनकाल में गुलाम के तौर पर आम आदमी जी रहा था। ये कैसे जी रहा था? तो इसका अंदाजा इतनी सी बात से लगा लीजिए कि वो इतनी क्रूरता के साथ टैक्स वसूल करवाता है धनानंद कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो टैक्स नहीं भर पाया, तो उसकी खाल खिंचवा ली उसके शरीर से, और खाल खिंचवा करके उसको मार्केट में ले जाकर के बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं मतलब किस लेवल की क्रूरता है। तो इसीलिए धनानंद के शासन को लोग क्या कहते हैं? दास्ता। दास्ता समाप्त होती है भारत में और एक नए नवजीवन का उदय होता है। और ये नवजीवन का उदय और दास्ता की समाप्ति के पीछे की जो प्रतिबिंब है वो क्या है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को गढ़ने का श्रेय जाता है किसको? कौटिल्य को। किसको जाता है? तो सिकंदर के आगमन से भारत में जो सबसे पहली वस्तु स्थिति बदलती है वो यही है कि सिकंदर के आगमन से भारत में धनानंद की रणनीतियां सभी लोगों के समक्ष प्रकट होती हैं। धनानंद कितनी
क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ये सबको पता चलता है, जनता त्रस्त होती है, और यही कारण होता है कि अचानक से जनता चंद्रगुप्त मौर्य में जाकर के समाहित होने की कोशिश करती है, यानी कि उसका समर्थन करने की कोशिश करती है। और भारत में एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। कौन है? मौर्य साम्राज्य, है ना। मौर्यों का सबसे पहला संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है? अशोक। मतलब हम ये कह सकते हैं भारतीय इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास में अशोक के लेवल का कोई शासक आपको दिखाई नहीं देगा। इतना इतना ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट से सोचने वाला, विचार करने वाला, चीजों को लागू करने वाला इतना बड़ा शासक कोई नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, भारत को केंद्रीकृत करने का स्वप्न किसने पूरा कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि मौर्य साम्राज्य ने। भारत को पहली बार भारत के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मौर्य साम्राज्य को। ठीक है ना। और मौर्य साम्राज्य में भी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा योद्धा है कि कई इतिहासकार तो उसके बारे में लिखते हैं कि वो 6 लाख की सेना लेकर के, डाकुओं की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डालता है। ये हो सकता है उसके विपक्षी इतिहासकार रहे होंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अचानक से कोई आम व्यक्ति जब मूल गद्दी पर बैठता है तो सब लोगों को बातें पचती नहीं है वो, है ना। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन यहां कई बार पूछा जाता है, भारत का पहला शासक कौन है जो किसी विदेशी महिला से विवाह करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, क्योंकि सिकंदर के भारत से वापस लौट जाने के बाद सिकंदर अपना सेना नेतृत्व किसको सौंप करके चला जाता है भारत में? पौरुष को। लेकिन सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? सेल्यूकस। और जैसे ही सेल्यूकस सिकंदर की रास्ते में मृत्यु हो जाती है, वो अपने आवास पर नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में मृत्यु हो जाती है। परिणामतः सिकंदर का उत्तराधिकारी होता है कौन? उसी का सेनापति। कौन है? सेल्यूकस, है ना। सेल्यूकस का अपना मानना है कि जो भी भारत में हमने जीता है वो सब हमारा है, वो सब सिकंदर का है, सिकंदर का मतलब मेरा है, क्योंकि मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। इसी बात को ध्यान में रख करके सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण होता है। लेकिन सेल्यूकस एक बात भूल चुका है, अब भारत में साम्राज्य धनानंद का नहीं है, भारत की सत्ता पलट चुकी है, और भारत में सत्ता किसके हाथ में है? चंद्रगुप्त मौर्य के में। ये वो धनानंद नहीं है जो सिकंदर भारत की भूमि पर खड़ा हुआ है और धनानंद कहता है कि जब तक मेरे साम्राज्य की सीमा रेखा पर नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। यही बात है ना। ये तो पूरी कहानी हमने बैक में बताई थी आप लोगों को। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वो सीमा छोड़िए सीधा पहुंच गया पाकिस्तान से भी परे वाले एरिया में युद्ध लड़ने के लिए। गलती मत कर, अब यहां कोई धनानंद नहीं है, अब यहां चंद्रगुप्त मौर्य है। और परिणामतः चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सेल्यूकस की बुरी तरह से पराजय हुई। सेल्यूकस की इतने बड़े लेवल पर पराजय हुई कि सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा, तथा उधर के उत्तर पश्चिमी एरिया के जो 4 प्रांत सिकंदर ने जीते थे, वो 4 प्रांत दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े, है ना। आजकल के जेड्रोसिया, अराकोसिया, आप वो नाम मत याद रख पाइए, रखेंगे भी नहीं आप इतना समझ लीजिए कि अफगानिस्तान से भी आगे तक का पोर्शन सिकंदर को दहेज में मिल गया, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया। ये कड़ी है, ठीक है ना। तो किसी विदेशी महिला के साथ कोई भारतीय शासक जो पहली बार विवाह कर रहा है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। एक और बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शासक की अंगरक्षक महिलाएं हुआ करती थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षक जो है वो महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है, अब क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित किया गया साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ये क्वेश्चन वहीं से है, विवाह कर गया था, और विवाह करने के बाद में कई बार ये भी पूछ लेता है सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था?
एथेना। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? एथेना। एथेना नाम था, जिसका विवाह किया गया था किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, 4 प्रांत मिले, एथेना मिली, और साथ में कई सारे राजदूत भी आए भारत, वो छोड़ करके गया, जो प्रमुख इतिहासकार भी बने आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के में। कहां का निवासी था? यूनान का। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। किसका राजदूत था? नेक्स्ट। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज का भारत में यात्रा विवरण किस नाम से जाना गया है? इंडिका नाम से। ठीक है, चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नामों से जाना जाता है, ये बता चुके हैं हम लोग आपको। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और उस पुस्तक का विषय क्या है? लोक प्रशासन या राजनीति, है ना। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मुझे तो सब समझा दिया है मैंने तुम्हें पहले भी। 261 ईस्वी में कलिंग के विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये समझ लीजिएगा, ये डेट पूछ लेता है। 261 ईसा पूर्व बीसी में अशोक ने कलिंग को जीता था अपने शासनकाल के कौन से वर्ष? ये पूछ लेता है, शासनकाल के कौन से वर्ष? तो शासनकाल के 14वें वर्ष। कलिंग विजय अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष की थी? तो 14वें वर्ष। कौन से वर्ष की थी? 14वें वर्ष। ठीक है, और यहीं पर कलिंग वृत्तांत में पता चलता है कि अशोक कहता है कि आज से मैं बैरी घोष त्याग करके धम्म घोष की शुरुआत करता हूं। बैरी घोष त्यागता हूं तथा धम्म घोष की शुरुआत करता हूं। और यहीं पर बौद्ध ग्रंथों में विवरण मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी तथा वह शासक बन गया। और वही बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं कि अशोक ने जब कलिंग को जीता तो रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय पिघल गया। मतलब अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर देने के बाद उस आदमी का हृदय नहीं पिघला, और किसी और का खून देख करके वो पिघल गया। ये तो बिल्कुल विरोधात्मक स्थिति है, विरोधात्मक। मतलब बस यही कहा जा सकता है कि एक धर्म अपनी छाप छोड़ने के लिए एक बड़े राजा को अपना टारगेट बना रहा है कि देखो हमारे धर्म में आने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं। ये बात सही है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, लेकिन जिस धर्म का प्रचार प्रसार कराया वो बौद्ध धर्म नहीं था पूरी तरह से। जब आप कभी अशोक पढ़ने का समय मिले, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं उसको पढ़ाऊं, लेकिन वो अशोक का धर्म है, अशोक का धम्म है, उसको धम्म कहते हैं, अशोक का धम्म है वो, बौद्ध धर्म नहीं है। सामान्य लैंग्वेज में क्योंकि उसकी मिलती जुलती संकल्पनाएं कुछ बौद्ध धर्म से हैं, इसलिए बौद्ध धर्म वालों ने अपना बीड़ा उठा लिया कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। ठीक है, चलिएगा। एक चीज और मैंने इतिहास में देखी है, इतिहास में जितने भी नाम बड़े ही ऊंचे पायदानों के साथ लिए गए हैं, उनकी मृत्यु बड़ी दुर्लभ हुई है, बड़ी दुर्लभ। अशोक जिसका नाम सुनकर के लोग कांप जाए, अशोक जिसका विरोधी कोई भारत में तो छोड़ो पूरी दुनिया में नहीं, अशोक को गिफ्ट के तौर पर चाइना तक से गिफ्ट आए, रसिया के दक्षिणी पोर्शनों से गिफ्ट आए, एशिया छोड़ दीजिए पूरा यूरोप तक जिसके व्यापारिक संबंध हो, वह अशोक। और उसकी मृत्यु हुई तो पता है कैसी? उसकी मृत्यु हुई तो ऐसी हुई कि उसको आधा आंवला दिया जाता था खाने के लिए मरते समय, जी वो आराम थे, बुढ़ा तेन बहुत गवाए दो। तो सेम यही पोजीशन होती है अकबर के साथ। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगली बात, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये पूरा विवरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, डिटेल कन्फर्म है ना इसकी। तो चलिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, बता दिए हैं।
ग्रीक शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, ये भी बताइए अभी। इस युद्ध में कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य जीता, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अशोक के जितने भी ज्यादातर अभिलेख हैं, एक क्वेश्चन आता है किस शासक का इतिहास उसके अभिलेखों से लिखा गया है, किस शासक का इतिहास उसके अभिलेखों से लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा अशोक का। किस शासक का इतिहास उसके अभिलेखों से लिखा गया है? अशोक का। दूसरी बात एक और है, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो ज्यादातर से प्राकृत भाषा में है और उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि कैसी है? खरोष्ठी है। ये केवल दो ऐसे हैं जिनकी लिपि खरोष्ठी है। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और नेक्स्ट आगे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है बेटा? जेम्स प्रथम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ा किसने था? जेम्स प्रेसदेव ने। किसने पढ़ा था? मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का निर्माण मिलता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का निर्माण कहां मिलता है? बर्डन, इंडिका में। और इंडिका का रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के दो स्रोत थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाग क्या था और बलि क्या था। तो टैक्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ अब जीएसटी होता है ना। और कौन सा टैक्स है? एक टैक्स बताओ। वैट है वैल्यू एडेड टैक्स है ना, रोड टैक्स है, आयकर है, व्यय कर है, ये सब। तो जैसे आज के ये टैक्स होते हैं, वैसे ही उस समय पर भी क्या होते थे? टैक्स हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, क्या हुआ करते थे? टैक्स हुआ करते थे। और उस समय के टैक्सों का नाम है भाग और बलि। अब बलि का मतलब ये मत समझ लेना कि काट दिया और चढ़ा दिया। बलि मतलब क्या था मौर्य युग में? एक टैक्स था। क्या था? एक और चीज क्वेश्चन पूछता रहता है, मौर्यों की इनकम का मुख्य स्रोत क्या था? कौन सा टैक्स था? तो मौर्य क्या करते थे, ये जो आज के दौर में प्रथा है, कुप्रथा, जिसमें क्या किया जाता है? मानव का धंधा, मानव की तस्करी की जाती है। और ये तस्करी मूलतः महिलाओं की होती है ना। देह व्यापार जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? देह व्यापार। तो मौर्य युग में भी देह व्यापार की परंपरा थी और उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने नगर से बाहर एक नगर बसाया था जहां देह व्यापार अलग से होता था। यानी कि वो उनकी इनकम का एक बड़ा स्रोत था, उस पर टैक्स लिया जाता था। एक और चीज मौर्य युग की सबसे खतरनाक है, दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था मौर्यों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, शरीर विच्छेद करने की व्यवस्था थी। अगर तुमने किसी को पीट पीट करके मृत्यु कर दी है तो तुमको भी तब तक पिटवाया जाएगा तब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। अगर तुमने गलती से किसी का हाथ तोड़ दिया है तो तुम्हारा भी हाथ तोड़ा जाएगा। अगर गलती से किसी की आंख फूट गई, अब वो सामने वाला माफ करना चाहे तो कर दे, नहीं तो तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। आपको लग रहा होगा ये बड़ी क्रूर व्यवस्थाएं हैं, पर मैं कह रहा हूं कि ये सही थी। जब तक इंसान के अंदर भय नहीं होता है ना, तब तक वो सब कर जाता है। आज हमारे राजनेता कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कैसी भी बकलोली कर जाते हैं, इसके पीछे का कारण पता है क्या है? उनको पता है कि हमारा कुछ होता नहीं है। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि हमारी बातें सब टेप रिकॉर्ड की जाएंगी, और टेप रिकॉर्ड करने के बाद जैसे अभिलेखीय न्यायालय होता है ना, सुप्रीम कोर्ट की बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वैसे इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाए और फिर क्या किया जाए, 1 साल बाद उन बातों का न्याय किया जाए। जितनी बार कर जाता है ना बकलोली, जितने भी दिखते हैं ना मोटा भाई, सोटा भाई, और ये जितने भी, एक भी दिखाई ना दे फिर। पर समस्या यही है कि ये जो भी बोल जाते हैं आज, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाले
कार्यकर्ता को समाहर्ता कहते थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, समाहर्ता कौन होता था मौर्य काल में? तो टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, वंशावली तो मैंने आपको कराई दी थी पूरी, है ना। मौर्योत्तर युग आया और मौर्योत्तर युग में 4 वंश भारतीयों के और 4 वंश विदेशियों के थे। और विदेशियों के जो 4 वंश थे उनमें से सबसे प्रमुख वंश था कुषाणों का। किसका था? कुषाणों का। कुषाण चीन से आए हुए थे, चीन से जिनको धकेल करके भगा दिया गया था। और कुषाणों में भी सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम था क्या? कनिष्क। क्या था? कनिष्क। तो वहीं से शुरुआत है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था, ये बताए थे हम उस दिन भी। शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को क्या कहा जाता है? शक संवत कहा जाता है ना। ये कब हुआ था? कब हुआ था राज्यारोहण? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। यही भारत का आज क्या है? राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत। नेक्स्ट अगली बात, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंदी यवन राजाओं ने कराया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी कराए थे? सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी कराए थे? तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंदी यवन शासकों ने कराए थे, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। ठीक है, कुषाण शासकों में भीम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने? ये वही भीम कडफिसेस है जो क्या है? कुषाण वंश का संस्थापक है। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? भीम कडफिसेस है। कुषाण शासक भीम कडफिसेस और कुजुल कडफिसेस दोनों भाई हैं। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकर मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे भी चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में होती है। बौद्ध संगतियों में सबसे प्रमुख बौद्ध संगति कौन सी है? यही है, चौथी, है ना। कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इन दोनों का निर्माण किसके समय में हुआ है? कनिष्क के समय। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, दोनों शैलियों का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो कनिष्क। ठीक है, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली जो है वो भारतीय कला शैली है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ लेता है ऐसे करके। जो मथुरा कला शैली है, मथुरा कला शैली है, ये पूरी तरह कैसी है? भारतीय है। कैसी है? भारतीय है। जबकि जो गांधार कला शैली है, कौन सी? गांधार कला शैली है, इसमें भारतीय प्लस यूनानी दोनों का मिश्रण है। मथुरा कला शैली पूर्णतः कैसी है? भारतीय है। जबकि यूनानी कैसी, सॉरी, गांधार कला शैली कैसी है? भारत और यूनानी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन किए जाएं। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कहां से? इस्लाम से। सूफी संप्रदाय किससे निकला है? इस्लाम से। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। महाबली जिन की मूर्ति जिसको कहा गया है, बताए नहीं थे? गोमतेश्वर की मूर्ति उसी को तो कहते हैं, महाबली जिन की मूर्ति को। कहां पर है? और कर्नाटक में कहां है? श्रवण बेलगोला। कहां है? श्रवण बेलगोला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद उल मिलाद उल नबी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। कहां है? मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? पार्वती जी को। किसको? पार्वती जी को। मीनाक्षी मंदिर का नाम मीनाक्षी क्यों पड़ा है? क्योंकि
इसमें जो मूर्ति है उस मूर्ति की आंखें मछली के आकार में है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, अंकोर वाट कहां है? अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, भगवान विष्णु को समर्पित। अंकोर वाट का मंदिर है कहां है? कंबोडिया में। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? खजुराहो के मंदिर चलदेनों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? और कहां पर हैं खजुराहो के मंदिर? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और कहां पर हैं खजुराहो के मंदिर? तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पर हैं? ठीक है। नेक्स्ट, चार मीनार कहां स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहां है? अरे बाबले, चार मीनार कहां है? हैदराबाद में। कहां पर है? नेक्स्ट, बाधा नहीं, बाधा नहीं भाई। चार आश्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं? जीवन के चार चरणों को चार आश्रम बताया गया है। जीवन के चार चरणों को क्या बताया गया है? चार आश्रम, है ना। नेक्स्ट, अगला, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। लेकिन क्या यह सही है? दिल्ली पर शासन करने वाली तो यही है पहली, लेकिन भारत में शासन करने वाली कोई एक और है। कौन? बेगम हजरत महल लखनऊ की शासिका 1857 के विद्रोह में। रजिया सुल्तान ही है। लेकिन भारत में शासन करने वाली पहली महिला शासिका कौन है? कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में थी। चलिए नेक्स्ट, आगे। क्वेश्चन देखिएगा, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना है। चैत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा बेटा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। और शक संवत का सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ पहले ही पढ़ा चुके हैं हम। इस हिस्ट्री को देखना हो तो आप कैलेंडर की वीडियो देखिए, वहां पूरी हिस्ट्री कराई इसकी। इतना टाइम नहीं है अभी। नेक्स्ट, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। महाभाष्य का रचनाकार कौन है? महाभाष्य का रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य का रचनाकार कौन है? पतंजलि। महाभाष्य का रचनाकार कौन है? और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा वो कौन सी पुस्तक के ऊपर लिखा है? अष्टाध्यायी पर। और अष्टाध्यायी किसकी थी? पाणिनि की। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद पन्नो किसके ऊपर लिखा हुआ है? तो बौद्ध भिक्षु के राजा मिलिंद के साथ संवाद से है। और कौन से बौद्ध भिक्षु के? तो नागसेन के। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। प्राणों में सातवाहन वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? सिमुक को। सिंधुक नाम अलग है, उसी को कहते हैं, लेकिन मूल नाम क्या है? सिमुक। क्या है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। और सातवाहनों की राजधानी क्या है? यह भी पूछता है बहुत ज्यादा। तो सातवाहनों की राजधानी है प्रतिष्ठान, जो कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। सातवाहनों का प्रमुख यानी कि जो है क्या कहते हैं उसको, संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। सातवाहनों की राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान है। एक चीज और, सातवाहन वे शासक हैं जो भारत में पहली बार कांच की मुद्रा चलाते हैं। भारत में कांच की मुद्रा किसके द्वारा पहली बार चलाई गई थी? सातवाहन शासकों के द्वारा। एक और बात, भारत में किस वंश के शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते हैं? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के ही शासक हैं जो अपने नाम के पहले अपनी
माता का नाम जोड़ते हैं। ठीक है, और इसी वंश की महिला है जो भारत में पहली बार शासन करती है, जिनका नाम है नागनिका। क्या नाम है? नागनिका। भारत में शासन करने वाली पहली महिला कौन है? नागनिका। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला कौन है? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, नहीं यही था नागनिका। चलिए नेक्स्ट। पुराणों में सातवाहन राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहनों का वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में पूरी कहानी में बता चुका हूं आप लोगों को। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फायान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ठीक है, नेक्स्ट। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये बता दिया था मैंने तुम्हें, समुद्रगुप्त को। और क्या बताया था समुद्रगुप्त के बारे में? और भी कुछ बताया था मैंने। वीणा वादक किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त के पिता का नाम? चंद्रगुप्त प्रथम। मेमोरी बड़ी वीक है तुम लोगों की। हाँ, गुप्त वंश का संस्थापक और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। नेक्स्ट, बाराहमिहिर कौन है? तो एक खगोलविद है। कौन है? खगोलविद है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 645 हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फाहयान किसके समय आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहयान किसके समय? और ह्वेनसांग किसके समय? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, ह्वेनसांग किसके समय? असम का ही प्राचीन नाम क्या मिलता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो ये वही कामरूप है जहां जाकर के अर्जुन की हत्या कर दी जाती है, अर्जुन वध। और बाद में पितामह भीष्म अर्जुन को बचाते हैं मां गंगा से अर्चना करने के बाद। हाँ जी, अर्जुन की हत्या अर्जुन के ही पुत्र के द्वारा कर दी जाती है। अर्जुन वहां एक लड़की से विवाह करता है और उस पर लांछन लगा करके छोड़ाता है, बिना किसी बात के, धोखे में रह करके बिना किसी बात के लांछन लगा करके चलाता है कि तू तो कुछ चरित्र है, और वो उसी के तप में बैठ जाती है तभी से कि मुझे मूर्छा, मतलब मुझे इस दुनिया से क्या कहते हैं उसको, केवल तभी मिलेगा जब मैं अर्जुन को, उसको जो घमंड है उस घमंड को चूर चूर करा दूंगी। और इसी की शिक्षा दीक्षा कराती है वो अपने पुत्र को। और जब ये राजसूय यज्ञ करते हैं तो उसी समय पर राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन का अपने पुत्र के साथ युद्ध होता है। दोनों में से किसी को पता नहीं है और उस युद्ध में मारा जाता है अर्जुन। कामरूप, हाँ जी, वही वर्णन है कामरूप का। नेक्स्ट, 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। और इसी दिन क्या किया गया था? क्या किया गया था इसी दिन? है? अरे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मोहम्मद पैगंबर साहब को। दिन था शुक्रवार, और इसीलिए ध्यान रखिएगा, नमाज जो शुक्रवार की पढ़ी जाती है इसीलिए ये पढ़ी जाती है, जिसको जुमे की नमाज या सबसे प्रमुख नमाज कहा जाता है। तथा शुक्रवार के दिन कोई भी व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद में पहुंचता है तो इसका मतलब है कि उसके खिलाफ क्या हुआ है? गलत व्यवहार हुआ है या उसका शोषण हुआ है और वो न्याय चाहता है। हाँ जी, ये उसी का प्रतीक है। और इसी का फायदा उठाया था सबसे ज्यादा रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के बाद में रजिया सुल्तान के भाई को, जो बहुत ज्यादा क्रूप था और वैश्यावृत्ति में मनोनयन रखने वाला था, उसको गद्दी पर बिठा दिया गया था। रजिया सुल्तान उसके विरोध में पहली बार दिल्ली की जनता के बीच उतर गई, लाल वस्त्र धारण करके शुक्रवार की नमाज के दिन। और दिल्ली की जनता इसीलिए रजिया के समर्थन में आ गई, और रजिया के समर्थन में आकर के उन्होंने क्या किया? उसका जो भाई था यानी कि इल्तुतमिश का जो पुत्र था उसे मार दिया और रजिया को शासक
बना दिया। नेक्स्ट, आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की थी। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे? तो गणितज्ञ। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शक शासक था रुद्रदामन, और सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना की थी। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तमाम बार पूछे गए क्वेश्चन है। हर्षचरित्र का रचनाकार कौन है? हर्षचरित्र का रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षचरित्र का रचनाकार कौन है? हर्षचरित्र का रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र किस राजा को समर्पित है? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? नेक्स्ट, अब यहां कुछ प्रमुख पुस्तकें, कवि, विद्वान, उनकी रचनाएं और उनके संरक्षकों के नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहली बार ये लेख इलाहाबाद लेख के नाम से अशोक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? अशोक के उस लेख पर ही उसके नीचे चिंपू लिपि में एक अलग से प्रयाग प्रशस्ति खोदी गई है। मान के चलो ये पूरा एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर को पूरे पर सबसे ऊपर लिखवा दिया हो अशोक ने, उसके नीचे समुद्रगुप्त की अपनी प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। चिंपू लिपि में इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? हरिश्चंद्र को। और उसको ही बाद में उठा करके ले आता है जहांगीर, उसी को, जिसे कौशांबी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी को उठा करके कौशांबी पहुंचा दिया जाता है बाद में, और फिर उसको इलाहाबाद की जगह क्या नाम दिया जाता है? कौशांबी अभिलेख। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में विवरण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो एक अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। क्या है? किताब नहीं है, क्या है? अभिलेख है। और उसका रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये तो क्लियर है, रट्टा हो गया हुआ। अश्वघोष ने पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्र, और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये वैसे भी बताया था चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थी। अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं, और अध्यक्ष कौन है? कुछ याद रहता है तुम लोगों को? कछ होना पता हूँ। नेक्स्ट, एक राइटर है नागार्जुन, महायान बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, शून्यवाद के जनक हैं। इसको पूछ लेता है, शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन। किसके दरबार में? कनिष्क के में। चरक, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, ये पुस्तक लिखी हुई है चिकित्सा पर। क्या सब्जेक्ट है इसका? चिकित्सा। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के में। बाणभट्ट, बाणभट्ट की दो पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट, एक है हर्षचरित्र और एक है कादंबरी, दोनों पूछी जाती हैं। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और कादंबरी किसकी रचना है? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने रचना की थी किसकी? पृथ्वीराज रासो की। और इसी पृथ्वीराज रासो में केवल इसी में विवरण मिलता है कि पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर दी, और कहीं इसका विवरण नहीं मिलता। नेक्स्ट, कालिदास, भारत का शेक्सपियर। पूछ लेता है भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को। एक से एक खतरनाक रचनाएं इनकी, और सारी की सारी पूछी गई हैं। कालिदास की पहली रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम, ये भी रचना कालिदास की है। मालविकांगन मित्रम,
ये दो शासकों के ऊपर लिखी हुई है, मालविका और अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र, और इसको प्रेम हो जाता है एक नर्तकी से जिसका नाम है मालविका, और इन दोनों का प्रेम वर्णन जिसमें लिखा हुआ है, इसीलिए इसको नाम देते हैं मालविकांगन मित्रम। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। कुमार संभव 50 बार पूछी गई होगी कम से कम। कुमार संभवम किसकी रचना है? वो एक बात आती है उसमें, अरे बाहुबली में, कुमार बाणम राम बाणम। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की। मेघदूत बहुत बहुत बार पूछी गई पुस्तक है। मेघदूत किसकी है? और ऋतु संहारम ये भी किसकी है? कालिदास की। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक थे। सबसे पहली बार नवरत्न किसके दरबार में पाई गई है? तो कालिदास, तो सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है। और इन्हीं नवरत्नों में से एक तो थे कालिदास, मेन आदमी बता दे रहा हूं मैं आप। एक था बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक सेनापति था। ठीक है। एक थे छपड़क। छपड़क ये चिकित्सक थे उसके दौर में। नेक्स्ट, तो मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, और गुप्त युग में किसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। और किसका शासनकाल? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है ये। किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने बताया था उस दिन भी, किसने कराई थी? धर्मपाल ने। पाल वंश का शासक था धर्मपाल, है ना। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला की स्थापना किसने कराई थी? भरत के पुत्र राजा तक्ष ने। ठीक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त कर दिया था, उड़ा दिया था, नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ये यूनिवर्सिटी को किला समझ बैठा, तो किले को तोड़ दिया पूरा। किताब विताब का वो सब जला दी मैंने फिर तो। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की सभा के कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। ये इसके मित्र भी थे पृथ्वीराज के, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित हैं, ये बता दिया अभी। पुलकेशन द्वितीय एवं सम्राट हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत गया था, ऐसा दावा पुलकेशन करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है पता नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में यहां इतिहास मिलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में कौन सी नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, और जिसमें जीत किसकी बताई जाती है? पुलकेशन द्वितीय की। हर्षेण समुद्रगुप्त के राजकवि थे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था? राजेंद्र प्रथम। चोलों का
सर्वोत्तम शासक कौन है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हाँ जी, सर्वोच्च, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, चोलों का सर्वोत्तम यानी कि सबसे ऊपर वाला शासक कौन है? राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट। राजराज प्रथम को गंगे कोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने अपना साम्राज्य गंगा नदी तक फैला दिया था और पीने के लिए उसके लिए डेली गंगा का जल जाता था। चोलों का शासन कहां था? तमिलनाडु में। अब सोचिए, वहां से यहां तक बैक मार गई। आंध्रा वाला पोर्शन उन्होंने जीत लिया, तमिलनाडु और आंध्रा दोनों मिला दिए थे। शुद्ध पिएगा वो तो। नेक्स्ट, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। लिखिए एक लाइन, गिनती गिनते गिनती गिनते कपिल हैं, गिनती गिनते कपिल हैं, पंत योग लगाए, पंत योग लगाए, वेदांती शंकर भय, वेदांती शंकर भय, वेदांती शंकर भय, गौतम करते न्याय, गौतम करते न्याय, वेदांती शंकर भय, गौतम करते न्याय। गिनती गिनने का मतलब संख्या गिनना है क्या है? गिनती मतलब संख्या हो गई। यानी कि क्वेश्चन पूछ लेता है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि। गिनती गिनते कपिल हैं, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। गौतम करते न्याय, यानी कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। पंत योग लगाए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। और वेदांती कौन भाई? शंकर भाई। यानी कि वेदांत दर्शन किसने दिया है? वेदांत दर्शन किसने दिया है? शंकराचार्य ने। ठीक है, हो गई चारा? हो जाएंगे ना? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? तो ये पूछ ले, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, पंत दर्शन यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, योग दर्शन के कौन? और वेदांत के शंकराचार्य। नेक्स्ट, विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी, ये भी नवरत्नों में से एक थे, वैद्य थे ये भी। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी। ठीक है, नेक्स्ट, कलहड़ द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी कहां का इतिहास देती है? कश्मीर का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? और इसी में से एक कहानी है जिसको पूछ लेता है, चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी कहां से उठाई गई कहानी है? पंचतंत्र से। चालाक लोमड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, कामसूत्र के रचयिता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत बार पूछा गया है, वात्सायन। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन। कामसूत्र के रचयिता वात्सायन। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। चालाक लोमड़ी किसकी कहानियों में से उठाई गई है? विष्णु शर्मा, यानी कि पंचतंत्र की कहानियों में से। ठीक है, नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
और इतने भयंकर तरीके से ये प्रणाली शुरू की थी। सबसे पहले तो पैमाना समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलग अलग चीजों के अलग अलग बाजार लगवा दिए थे। बूरो खरीदने जाना हो तो एक लाइन में बूरे की सब दुकान, एक लाइन में चीनी की सब दुकान, एक लाइन में मिर्च की सब दुकान, नमक की सब दुकान। यानी कि सबसे पहले तो उसने बाजार को क्या कर दिया, केंद्रीय सॉरी वर्गीकरण कर दिया सभी बाजारों का अलग अलग, है ना, एक बात। दूसरी बात, अब बाजार में कोई भी चोरी न करे, इसके लिए उसने एक फिलॉसफी लागू की। क्या किया कि जितने भी लोग जो बाजार में बिक्री करने के लिए बैठे हुए थे, वो भेष बदल बदल करके उनको चेक करने के लिए जाता था। मान के चलिए कि किसी गुड़ वाले की दुकान पर पहुंच गया, अब भेष बदल करके गया है तो पहचान कोई पाता नहीं था। अब बातें कही, गुड़ दे दे 2 किलो, भाई साहब ने मार दो बट्टो, और मान लो बट्टो मार दो 100 ग्राम को। अब तुरंत जो उसके अपने प्रमुख तौलने के साधन थे उनको मंगाता है, देखता है कितना बट्टो मरे को, 100 ग्राम, मांस काटो जाको 100 ग्राम चढ़ा दे, जब कर बेईमानी। घोड़ों को दागने की प्रथा और चेहरा बनाने की प्रथा शुरू की किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में पहली बार पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास अगर सही मायने में आप पढ़ेंगे तो एक जगह भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते आप। लेकिन कहते हैं ना, आदमी का सर्वनाश करने के लिए एक काला चैप्टर बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी के पूरे जीवन पर एक ब्लैक मार्क है, और ऐसा ब्लैक मार्क है कि लोग अब उसके इतिहास को भूल जाते हैं, चलट हो कोई अलाउद्दीन खिलजी। और उस ब्लैक मार्क का नाम है पद्मावत। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, प्रेम बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इश्क करना, इससे बुरा कुछ है ही नहीं। प्रेम में और इश्क में अब तुम कहोगे मतलब क्या है, अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम में व्यक्ति अपने होशो हवास में रहता है, प्रेम में व्यक्ति को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, प्रेम में व्यक्ति दुनिया को देने की कोशिश में रहता है, और इश्क में उसके दिमाग में एक ही जुनून होता, कैसे पान हुए, कैसे भी करके पान आए, कुछ भी हो जाए, बस यही गड़बड़ी है। प्रेम हर देश के सिपाही करते हैं उससे, ठंड हो सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, जहां खड़े में खड़े अड़े रह के। और इश्क किया था हिटलर ने, मरवा दिया सबको। यही अंतर है प्रेम में और इश्क में। प्रेम कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाता, और इश्क का अंत हमेशा बुरा होता है, हमेशा। ये प्रेम कर रहा था, पद्मावत के बारे में सुन रखा था तब तक, लेकिन इश्क हो गया उसकी छवि को देखते ही, और जैसे ही इश्क हुआ ना, सब खेल खराब हो गया पूरा। तो सही बात है, जाको मुआ मनो करवे का जगह हो मठी। नेक्स्ट, रणथंबोर में प्रसिद्ध स्थापत्य क्या है, रणथंबोर राजपूत दुर्ग है रणथंबोर में। नेक्स्ट, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू की थी, अभी बताया था मैंने, भारत में पुलिस प्रशासन का जनक, यानी कि सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। ये है, ये इससे भी कई गुना आगे है, अलाउद्दीन खिलजी से भी कई गुना। मतलब भारत में तुर्काने चहलगानी के सदस्यों का गठन किसने किया था, तुर्काने चहलगानी।
तुर्क 40 अमीर सरदारों का गुट किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश सशक्त शासक है, इसी वजह से वो सब उसके नौकर बन करके रहे। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, 40 के 40 गुलाम सरदार एकदम एक्टिव हो गए कि अब कोई हमारे सामने। रजिया जैसी शासक इन 40 का निवाला बन गई। केवल रजिया नहीं, लगातार क्रमिक रूप से 7 शासकों को इन्होंने गद्दी पर बिठाया और उठा करके फेंक दिया। जब जिसको चाहते उसको गद्दी पर बिठाते और जब जिसको चाहते उसको हटा देते। कहानी तो यहां तक गढ़ते गढ़ते आ गई कि एक 6 महीने के बच्चे को इन्होंने राजा घोषित कर दिया और 3 महीने बाद उसको मार करके फेंक दिया। एक 3 साल के बच्चे को इन्होंने राजा घोषित कर दिया और जिस दिन राजा घोषित किया उससे अगले दिन उसको मार दिया। मतलब जिसको जब चाह रहे थे उसको राजा बनाते थे और जब चाहते थे उसको गद्दी से उतार करके फेंक देते थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि राजा, लोगों को सुनते ना राजा बन गया तू तो लोगों में जोश आ जाता, राजा मतलब। और इनके समय में कि राजा तू बनेगा नहीं ना, मैं ना खेलो भैया। स्थिति भयानक कर दी इतनी। और इन पर अंकुश कसने का काम करता है बलबन। इन्हीं 40 में से एक है, इन्हीं में से एक है 40 में से। गद्दी पर बैठता है बलबन। बैठने की प्रणाली क्या है, खैर वो तो बहुत बड़ा विषय है, उसको मैं नहीं ज्यादा फोकस करूंगा। पर ये समझिए कि उन्हीं में से एक है, गद्दी पर बैठता है और धीरे धीरे करके उन 40 को मार देता है। मारने का क्रम कैसे रखता है पता है? किसी को दावत पर बुलाया, आ जाते का दावत है आज, जहर दे दो चल हट। काउते गलो मिल लो गले, अरे तू तो मेरा सबसे प्रिय भैया है और गलो रहे 2 मिनट छुट्टी कर चल हट। ओवरऑल उसने 40 के 40 उड़ा दिए। ऐसी क्वेश्चन ऐसे करके आता है, तुर्काने चहलगानी का दमन किसने किया? बलबन ने। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और उसका दमन किसने किया? बलबन ने। अब समझिएगा, ये अपने आप को कहता है जिल्ले इलाही। बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है, ईश्वर का प्रतिबिंब। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। कारण क्या है, उस दौर में मुस्लिम सत्ता जब स्थापित होती है भारत में, तो भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के दौरान ही उसकी कुछ विशेष खामियां हैं। सारी शक्तियां राजा में नहीं होती हैं, बल्कि शक्तियां अधिकतर धर्म ग्रंथों, धर्म गुरुओं में होती हैं, मुस्लिमों में। और जब धर्म गुरुओं में होती है तो वो करते क्या है, अपने अनुसार जो अपने फायदे का लगता है उसको स्वीकार करा देते हैं, जो अपने फायदे का नहीं लगता उसी को नहीं मानते। यानी कि राजा शासन करेगा किसको पूछ करके? इन धर्म गुरुओं को पूछ करके, है ना। और इन धर्म गुरुओं को पूछ पूछ करके ही सत्यानाश हो रहा था अब तक। बलबन ने कही रुको पहले तुम्हारी कलेश काट दूं। बलबन ने क्या किया, एक तो दुनिया का सर्वोत्तम त्योहार भारत में लेकर के आया जिसका नाम है नवरोज त्योहार। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में नवरोज त्योहार का प्रारंभ किसने कराया? बलबन ने। ये पारसियों का त्योहार था, ठीक है। दूसरा काम क्या किया इसने, जितने भी तुर्कानी चहलगानी के सदस्य थे सबको उड़ा दिया। तीसरा काम इसने क्या किया, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू कराई और लौह एवं रक्त की नीति शुरू कराई। सबरे खेल खत्म कर दे एक ही झटका में। सिजदा एवं पैबोस का मतलब होता था कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को राजा के समक्ष पेश होना है तो सिजदा करना पड़ेगा, यानी कि झुक करके नमस्कार करेगा और फिर पैबोस करेगा, दौड़े जाएगा, पैरन चूमेगा, पीछे हटेगा, तब बोलेगा कुछ। अब जितने बार धर्मगुरु हट गए, वो कहते हैं कि शासन ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। और वो क्या कह रहा है, मोते क्वेश्चन करेगा, पहले सिजदा करो, फिर पैबोस करो, पीछे हटो, अब पूछो क्या कह रहे हो। धर्मगुरु खत्म,
धर्मगुरु बच्चों का, काय को धर्मगुरु निकल। एक बात। अब दूसरी बात, रक्त एवं लौह की नीति शुरू कर दी। अगर मेरी बात जिना मानी तो त्यों खून और मेरी तलवार, रक्त एवं लौह, तेरा खून और मेरी तलवार, दो कंडीशन। यानी कि जितनी बार उठा पटक चलेगी अपने आप बंद है सब, 1 मिनट ना लगी। इसको कहते हैं डर। अब तीसरी बात, अपने आप को अफराव सिया वंश का घोषित करा दिया, अपनी अलग तरीका की एक वंशावली बनवा दी जबरदस्ती मौखिक। मैं कौन से वंश को हूं कि मैं अफराव सिया वंश को, मतलब मोते बड़ा कोई है ही ना। और अफराव सिया वंश को हूं तो फिर अगली कड़ी में का ही पता है, उसने कहा कि मैं जब कभी भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मारे क्रोध के मेरी नाड़ियों में से खून जो है बाहर निकल जाता है, नाड़ियां फट जाती है मेरी, इतना गुस्सा आता है मुझे। अब कोई सामान्य आदमी भाई सामने जावे मैं सारे नेकु निम्न कुल को भेन तो भाई क्रोध हो तो बहुत जो तुम मार आ रहे हो है, ऑटोमेटिक भय व्याप्त हो गया सब में। अब तुम कहोगे ये तो बड़ा क्रूर आदमी है, ये क्रूर नहीं है, ये उस दौर के हिसाब से जरूरी था। क्योंकि उस दौर में ड्रामा क्या चल रहा था, काऊ राजा बना नहीं दे रहे, जो आ रहा है वो वही अपना नाटक करते चला आ रहा है। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी था। और ये कितना जरूरी था अब वो समझिएगा। इतिहासकार लैनपुल लिखता है कि बलवन का साम्राज्य इतना चोर रहित हो गया कि रात के 12 बजे 60 वर्ष से ऊपर की बुढ़िया सोने की टोकरी रख करके सिर पर निकल जाए, चोर की औकात नहीं कि बुढ़िया की टोकरी चुरा ले। इतना बड़ा दावा क्यों? क्योंकि भय है, पता ना चल गई मट्टी खराब कर दे। और भय ऐसे ही नहीं है, भय के पीछे का रीजन है। बलवन के समय में एक व्यक्ति ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। कहां? बंगाल में। और विद्रोह किया उसने आकर के बिहार में। बलवन निकला बिहार में विद्रोह दबाने के लिए, वो व्यक्ति आगे आगे बलवन पीछे पीछे, वो आगे आगे बलवन पीछे पीछे, बिहार से बंगाल, बंगाल से पहुंच गया आजकल को बांग्लादेश, वो पीछे ही रौंदते जा रहा है। हार के वो आदमी भाग के म्यांमार में घुस गया। कोई बात ना, बलवन लौट के चले आया। बलवन अपने घर नहीं पहुंचा तब तक तो दिल्ली नहीं लौट कर आ पाया, तब तक तो पता चला कि उसने दोबारा विद्रोह कर दिया। भाई साहब बलवन घर नहीं गया, तुरंत वापस हुआ। विद्रोह उसने वही जो लोग उसके साथी थे बंगाल बिहार वाले सॉरी, उन्होंने विद्रोह किया, तुरंत वहीं आया। अब क्या किया उसने, जहां जहां क्षेत्र के लोग आगे समर्थन मत गए उन सब एरिया में आंच लगवाते गए, पूरे के पूरे इलाकों में आग लगवा दी उसने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भाग कहां तक भागे वो, पकड़ लो और पकड़ के मार दो, और मारवे के बाद हम शरीरम से पूरी अंतड़ियां निकलवा ली बाहर और शरीरम भीतर घुस भरवा दो और सिलवा के जहां विद्रोह कर तो कहो, बाकी मेन गेट पे लाके टंगवा दो और नीच लिखवा दी, जो भी विद्रोही होगा उसका अंतिम अंजाम यही होगा, कर विद्रोह। मतलब आदमी ना वैसे ही पहले सुनी ले तो वैसे ही बन गई, ठीक है कोई बात ना, जब मत जान दो पहले, जब कुछ देखेंगे बाद की बात है। इसका एक व्यक्ति टैक्स वसूलने के लिए, बलवन का एक व्यक्ति टैक्स वसूलने के लिए दारू पी करके एक महिला के घर में घुस गया। उससे विवाह करना चाहता होगा, महिला ने मना कर दी थी, उसका विवाह किसी किसान से हो गया। टैक्स लेने के लिए उसके घर पहुंचा, किसान वहां था नहीं, अभद्रता करने लगा। जब किसान लौट करके आया, किसान ने बताया कि हमारे यहां पर जो है अकाल पड़ गया, अभी भाई हम टैक्स नहीं दे सकते। वो तो गया तो किसी और ही मद में था ना, उसने गुस्से में आकर के किसान को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि पीटते पीटते किसान की मृत्यु हो गई। वो महिला अगले दिन बलवन के समक्ष पेश हो गई। दरबार लगा, पूछा गया बात क्या है, तो ये बात है कि कैसे हत्या हुई कि मलिक बकबक ने पीटते पीटते हत्या कर दिया शराब पी करके। बलवन ने तुरंत जिस चाबुक से मलिक बकबक ने उस किसान को मारा था वही चाबुक उस महिला को दिया और तब तक पिटवाया जब तक उसकी हत्या नहीं हुई।
जब राजतंत्र होता है, वही कहते हैं ना कि संविधान कोई बुरा होता ही नहीं है, बस उसको लागू करता जो है उसके दिमाग में कीड़ा नहीं होना चाहिए, बस सब सही हो जाता है। कितना भी खराब संविधान हो तब भी सब सही हो जाता है। नेक्स्ट, आगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। हाँ जी, ये वाकई में पागल आदमी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक यही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब जब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो सोच विचार करके काम करते हैं, है ना। चलिएगा, ये राज्य है हमारा, ये क्या है? इस राज्य की राजधानी बनानी है आप लोगों को, कहां बनाओगे? हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह से पढ़े हुए हो मोहम्मद बिन तुगलक। एक साइड में, हाँ तुम वो अंदाज बहुत नहीं ज्यादा और पढ़े हुए है। अरे राजधानी हमेशा उस एरिया में बनाई जाती है जहां राजनीतिक चीजें ज्यादा घटित होती हैं, जहां उथल पुथल ज्यादा रहती है, उस एरिया में बननी चाहिए ना राजधानी। लेकिन चूंकि कोई साम्राज्य है, उस साम्राज्य का फिक्स कोई मेन मोटो, मेन एरिया रहे बीच वाला, उसमें जाकर के राजधानी बना दो। यही किया भाई साहब ने, दिल्ली से राजधानी को सीधे देवगिरी ले गए, महाराष्ट्र वाले एरिया में। पूछा क्या कर रहे हो भाई साहब? कि कछुना भारत के मध्य में राजधानी लेके जा रहा हूं, यहां पे ड्रामा जेते को तो वो तुम जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, आदमी भी थोड़ा सा सनकी है। रात को ये विचार आया कि भाई भारत की राजधानी बीचों बीच होनी चाहिए, बढ़िया बात है। दिन में उसी बात को सुबह फरमान जारी कर दिया, हाँ भाई आज से 15 दिन बाद भारत की राजधानी दौलताबाद होगी। ठीक है भैया, दौलताबाद होगी तो दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। 15 दिन बाद कूच शुरू दिल्ली से सब लोगों ने दौलताबाद जानो, चूंकि राजधानी दिल्ली की कहा गई। इतिहासकार एक लिखता है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के दौरान कहानी यहां तक गढ़ दी गई कि कोई भी बुजुर्ग जो चल नहीं सकता उसको ले जाने की पूरी व्यवस्था करो, उसको दौलताबाद पहुंचाओ। कोई महिला जो जा नहीं सकती उसको बैलगाड़ी से लेकर के जाओ। स्थिति यहां तक है कि अगर कोई कुत्ता जिसकी टांग टूट गई है, चलने में असमर्थ है, उसकी टांग बांधो और घोड़े से खींच करके दौलताबाद ले जाओ। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। और पता चला कि 2 वर्ष बाद ही, अगले ही 2 वर्ष बाद, अगले ही 2 महीने बाद ही, अगले ही 2 महीने बाद भारत पर इधर से आक्रमण हो गया। क्योंकि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए पश्चिमोत्तर भारत से हुए। अब भाई साहब है यहां आक्रमण हो गया, यहां तक पहुंचे, तब तक लूट लाट के चले गए सब। भाई साहब की सेना जब तक पहुंची तब तक वो लूट लाट के अपनों निकलने। भाई साहब ने कही भाई यार ये तो बड़ी बुरी स्थिति है, ऐसे तो ये लोग हमारी मट्टी खराब कर देंगे, तो क्या किया जाए? तो पहला काम तो ये करो, दोबारा से राजधानी को यहीं लाओ। मतलब पहले यहां से यहां लेकर के गए, फिर लौटा करके वापस ले आई, राजधानी स्थानांतरित कर दी। राजधानी बदलने में पैसा लगा होगा कि नहीं? कोस खाली, कोई बात नहीं। फिर इनके दिमाग में एक बात आई कि भारत पर अब तक जितने भी अटैक हुए वो किधर से हुए? तो पता चला कि भाई साहब यहां थे वह मध्य एशिया थे। तो क्यों ना ऐसा करे हो जाए कि चोरे मारवे थे, चोर की नानी मार दो, सो चोटा पैदा ही ना होंगे। बात तो सही है भाई, चोर को मारने से बढ़िया है कि चोर की नानी को मारो। यहां अटैक करो सीधे, जी तुम पे अटैक करें जाबात को इंतजार मत करो, तुम अटैक करो इन पे, हैं, और इनको सत्यानाश करो। कितना बढ़िया विचार है। और यही हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां अटैक करने के लिए, यानी कि मध्य एशिया पर अटैक करने के लिए क्या कर लिया, भारत के जितने भी किसान थे सभी किसानों से बोल दिया अगले साल कोई खेती नहीं करेगा।
वाणिज्यों के युद्ध लड़वे जानो, मध्य एशिया पे चढ़ाई करेंगे। बातें पूछी गई भैया हमारे जीविकोपार्जन कैसे होगा, टेंशन मत लो, सवन एक एक साल को एडवांस बंटवा दो, सवन एक एक साल को एडवांस बटेगो। अब का किसान का कर रहा हो खेती, मानी अब तो पहनाओ हथियार फथियार लड़वे जानो, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां से यहां तक लड़ने जाना है, बीच के एरिया में कछु राजा ना होंगे का, तो जिना मारेंगे तुम, मारेंगे कि ना मारेंगे ना, ये बहुत मारेंगे। काऊ के एरिया में घुसोगे तो बहुत मारे वो। इससे बचने के लिए इतना बेवकूफ नहीं है वो जितना तुम सोच रहे हो, थोड़ा चतुर है। इससे बचने के लिए क्या किया, यहां का एक राजा था उससे संधि कर ली कि भाई जब हम यहां से निकलें तुम बस हमको रास्ता दे देना, बाकी हम अपने आप संभाल देंगे, इन्हें तो बता देंगे ढंग से। मैं ठीक है, दे दिया, दोनों के बीच संधि हो गई। और मान के चलो कि कल कूच होना है, कल चढ़ाई होनी है, कल जानी है सेना, कल सेना जानी है। उससे पहले ही पता चला कि यहां का राजा मर गया। अब यहां का राजा मर गया तो अब क्या हो, ये तो फिर खेल खराब हो गया। अब खेल खराब हो गया तो अब कैसे आक्रमण किया जाए भाई, मध्य एशिया पर आक्रमण भी खराब हो गया। ये तो उन्होंने जान ने सोची भाई सेना पैसे दे दे, एक साल को एडवांस दे दो, मध्य एशिया पे आक्रमण ना हो, कछू तो करके मानूंगा। इधर की तरफ कूच करी, यहां पड़ता है कराचिल, उत्तर भारत की तरफ कराचिल। चीन के लोग यहां आक्रमण करते रहते थे, मानी इधर के नाम अरे कोई दिक्कत ना, जिन तो सुधारी दो ढंगते। अब इसने क्या किया, बिना सोचे समझे नवंबर के महीने में अपनी सेना को इधर कूच करा दिया कराचिल की तरफ। नवंबर के महीने में कूच की, सेना पहुंची दिसंबर में। दिसंबर में जैसे ही पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया, पूरी सेना बर्फ में दब के मर गई। युद्ध लड़ने से पहले ही सेना खत्म। एक आदमी पहुंचो, राजा साहब कहां, सेना मारी गई। इतनी बड़ी सेना मर गई कि हाँ बिना युद्ध लड़े, बिना युद्ध लड़े हाँ कैसे, अरे भाई बर्फ हम दब गए, सब मारेंगे। बड़ा टेंशन की बात है, अलग कोई भी काम करते हैं समझ में ही नहीं आता है। राजधानी बदले नहीं समझ में आई, आक्रमण किधर भी करते हैं नहीं समझ में आता। अब क्या हो गया कि पूरा धन भी खर्च हो गया, पैसा भी नहीं बचा। अब क्या किया जाए, एक काम करो, ये देखो भारत में सबसे ज्यादा लोग अमीर कहां के हैं, तो पता चला कि भाई भारत में सबसे ज्यादा कृषि इस एरिया में हो रही है, गंगा यमुना दोआब में। भाई उस दौर में तो अमीर कौन, जहां कृषि हो, उस दौर का तो अमीर वही है ना जहां कृषि हो। तो गंगा यमुना दोआब में कृषि हो रही है सबसे ज्यादा। तो भाई एक काम करो, जिन जो लोग अमीर हैं उन पर टैक्स बढ़ा दो। अरे बाबरे आदमी, एक तो तेरी पॉलिसी में पड़ गया, आदमी वैसी पागल है, और तू उन्हीं लोगों पे टैक्स और बढ़ा रहा हो जो जागरूक हैं, और टैक्स बढ़ावे की बोलते कहूं ऐसा ना हो तो कूट काट दें। और यही हुआ, इस एरिया में टैक्स बढ़ा दिया गया, इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस दुआ में, गंगा यमुना दुआ में टैक्स बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछता है, दुआ में कर वृद्धि किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। इन्होंने टैक्स वृद्धि की, एरिया ने विद्रोह करना शुरू किया। माने ये तो और बवाल मच गया, टैक्स हटाना पड़ेगा, फिर बढ़ाया वो टैक्स हटाना पड़ेगा। केवल हटाना ना पड़े बल्कि और 20% घटाना पड़ेगा। ये और तो उल्टी कुछ गई, सब कुछ नहीं हुए। अब क्या किया जाए, तो अब इसने क्या किया, इसने कहा भाई इस दौर में व्यापार होता किस माध्यम से है, तो उस दौर में व्यापार होता है किसके माध्यम से, सोने और चांदी से। अब इतना सोना चांदी आए कहां से, मैंने तो सब नष्ट कर डाला, अब इतना सोना चांदी कहां से आए। तो एक काम करो कि व्यापार होता किसके लिए है, तो व्यापार होता है एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए। तो क्यों ना सांकेतिक मुद्रा चला दी जाए। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा समझते हैं, आजकल जो मुद्रा चलती है वो कौन सी है, सांकेतिक मुद्रा ही तो है। भाई 100 रुपए का जो नोट है उसकी कीमत कितनी है वास्तव में, तो उसकी वास्तव में कीमत बैठेगी मुश्किल से 72 पैसे। कितनी,
और चल कितने में रहा है? 2000 के नोट की कीमत बड़ी मुश्किल से बैठेगी 1 रुपए, और चल कितने में रहा है? 2000 में। तो मतलब क्या है? क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। यानी कि इतने की गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी कौन दे रहा है कि इसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी हो जाए, तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारा नहीं डूबेगा, कौन लोगा? मैं लूंगा। यानी कि भारत सरकार गारंटी देती है। तो वैसे ही उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। कितना बढ़िया आगामी आदमी है बताओ। उस दौर में पूरी दुनिया में सांकेतिक मुद्रा के बारे में कोई सोच नहीं पाया। पढ़ा लिखा आदमी सोच सकता है, सोचा उसने भी, और यही हुआ, सांकेतिक मुद्रा चला दी। उसके घर में यानी कि राज परिवार के लोग पैसा छापेंगे और पूरे बाजार में संचालन करेंगे। बढ़िया बात है। चीजें जो गड़बड़ हुई हैं सब सही हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए कि नहीं? लेकिन भाई साहब फिर उल्टा है। वो सांकेतिक मुद्रा छापने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था राज परिवारों को, लेकिन उससे जुड़े भी जितने भी खूत, मुकद्दम और चौधरी लोग थे, उन सबको उसकी डाई का पता चल गया कि कैसी मुद्रा छप रही है, और ऐसी सबन डाई अपन पे घर बनवाई, और द ठप्पा द ठप्पा द ठप्पा, चल नोट पूरी मार्केट भर के फेंक दी। ये और सब खेली खराब है। वो अब क्या करे जाए? उसको वो सांकेतिक मुद्रा वाला कंसेप्ट भी वापस लेना पड़ा। अब वापस लेना पड़ा तो सब लोग ले लगे, नोट पहुंच गए कि जी हम पे तो जी हम क्या करें। रुको, यानी कि जो कुछ नेकाद और धनवा है का सोनो चांदी वो बाय बलदेव में चलेगो। तो जब वस्तु स्थिति आपके विरोध में होती है ना, आप कितने भी चतुर सही, कितने भी चालाक सही, पढ़े लिखे सही, कुछ भी सही, जब वस्तु स्थिति विरोध में होती है और लोग आपको नहीं समझ रहे होते हैं, तो यही होता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को पागल बादशाह घोषित करार कर दिया जाता है, जबकि उसकी एक भी फिलॉसफी इनमें से ऐसी नहीं थी जो कारगर नहीं होती। सारे काम उसके वही थे जो आज भी हो रहे हैं, आज के दौर में भी, आधुनिक दौर में। लेकिन उसको पागल बादशाह घोषित कर दिया, क्योंकि वो समय की स्थिति को नहीं समझ पाया कि लोग अभी वो ना समझ पा रहे। लोग, मैं तो पढ़ गया पर लोग अभी इतने पढ़े लिखे ना आते। मैं तो पढ़ गया पर लोग अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है। वस्तु स्थिति समझनी पड़ेगी। जीएसटी, जीएनपी, एनएनपी मत कहो, भाइयों बहनों करो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, सीधा डायरेक्ट दिल में उतरता है। नहीं समझे? वही बात है, वही बात है कि वो करो तो सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट लगता है, अपनी सी फीलिंग आती है, बिल्कुल हमारा ही है, कहूंगा तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लियो। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत पर आया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट, कृष्णदेवराय कहां के शासक थे? विजयनगर का। कृष्णदेवराय केडीआर, कृष्णदेवराय विजयनगर का सर्वोच्च शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक। बाबर के समय सबसे शक्तिशाली शासक यही है, केडीआर, कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहां रहते थे? गलत, अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। कहां है? अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? फारसी। दिल्ली के सुल्तानों की राज दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? नेक्स्ट, ये वही है जो मैंने भी आपको बताया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन? गौतम। गौतम करते न्याय। महर्षि गौतम सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। मीमांसा दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण, योग दर्शन पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन कणा। ठीक है, बहुत है। चलिए।